उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी हार पर ना हमेशा अपनी क्षमताओं पर संदेह करना चाहिए और ना ही अपनी जीत पर हमें अपने आप को अपराजय समझना चाहिए। हमें अपनी क्षमताएं भी जानना चाहिए और हमें अपनी सीमाएं भी जानना चाहिए। बिल्कुल, और ये भी याद रखिए कि जीवन में कई बार हार इसलिए भी होती है क्योंकि हम ये जान सके कि एक्चुअली कमी कहाँ रह गई या फिर ऐसी कौन सी गलतफहमियां हैं जिन्हें हम पाल कर बैठे हुए हैं। इसलिए हारना भी जरूरी है, लेकिन हार जाइए, हार मानिए मत। और जीवन में हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जैसे यदि हम खेत में बीज ना बोएं तो उसमें घास फूस उगाती है, ठीक उसी तरीके से यदि हम दिमाग में सकारात्मक विचार ना रखें तो फिर नकारात्मकता हमें घेर लेती है। और कहा जाता है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ठीक उसी तरह अपने आप को भी आप कोशिश करिए और जीवन में सफलता को हासिल कीजिए। बिल्कुल, जैसा पराक्रम ने भी कहा, दिमाग में अगर हम सकारात्मक विचार ना भरें तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। आप और हम अपनी सोच की ही तो उपज हैं, इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए अब शुरुआत कर लेते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और स्टार्टअप्स में निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका मूल्य $1 अरब को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय युवा स्टार्टअप्स के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां लोग रोजगार मांगने का सपना नहीं देख रहे हैं बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जैसे जनजातीय समुदायों की चर्चा की, जिन्होंने अपनी संस्कृति को जीवंत प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया गया कि कोविड अभी गया नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड का फैलाव रोकने के लिए सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर संसद के दोनों सदनों को सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विपक्ष ने किसानों को मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग की, तो वहीं केंद्र सरकार ने सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल के बारे में जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रक्रिया के नियमों के तहत अनुमति के अनुसार सरकार सदन में चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की। सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 42 नेताओं ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले उपराष्ट्रपति निवास पर सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विभिन्न राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं ने भी भाग लिया। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, पतंजलि विश्वविद्यालय भारत को विश्वगुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में शामिल भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संयोजन के लिए काम कर रहा है।
विश्व में योग के बढ़ते महत्व पर राष्ट्रपति ने कहा कि योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति योग के किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद सरकार ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को देश में घुसने से रोकने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए एसओपी के मुताबिक अब प्लेन के जरिए विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रा से 14 दिन पहले तक वो कहां गया उसका विस्तृत ब्यौरा भी अपने आवेदन में लिखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसे जोखिम वाले देशों की लिस्ट भी अब दोबारा संशोधित की गई है, जहां से आने वाले यात्रियों के कोरोना प्रोटोकॉल पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने अगरतला नगर निगम समेत 13 शहरी स्थानीय निकायों की 222 सीटों में से 217 सीटें जीत ली हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 329 सीटों में से 334 सीटों पर कब्जा कर लिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 सीटें जीती, जबकि 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पत्र परीक्षा यूपी-टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेजी से और सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने और उनकी संपत्ति जब्त करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने के भीतर यह परीक्षा पारदर्शी ढंग से फिर से आयोजित की जाएगी और परीक्षार्थियों से इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में नदिया के फुलबाड़ी में हुई सड़क दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार वालों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। शनिवार रात हुई सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 लोग एक ही परिवार के थे। नौ दिनों तक चले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। फिल्मोत्सव में 9 दिन तक उत्कृष्ट फिल्मों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, अभिनेता रणधीर कपूर और मनोज वाजपेयी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। और अब राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों ने मिलकर 2 दिवसीय साझा समुद्रिक सैन्य अभ्यास दोस्ती को अंजाम दिया। इसका उद्देश्य महासागर में सुरक्षा को पुख्ता करना और चौकसी बढ़ाना था। हर 2 साल में होने वाले इस अभ्यास का यह 15वां मौका था। 2021 में इस अभ्यास के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 3 दशक पहले भारत और मालदीव के तटरक्षकों ने की थी। साल 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया। ताजा अभ्यास में भारत की ओर से INS सुभद्रा, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और लंबी दूरी के समुद्रिक निगरानी विमान P-8I ने हिस्सा लिया। श्रीलंका और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा सेनाओं से क्रमशः SLNS समुद्रा और MNDF मैरीटाइम रेकोनेंस एयरक्राफ्ट डॉनियर शामिल हुए। तिब्बत के लोगों को पूरी तरह अपना गुलाम बनाए रखने के लिए चीन ने अब यहां धार्मिक पाबंदियों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। नई पाबंदियां तिब्बत के आमदो राज्य में लागू हुई हैं। उसने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े सभी सदस्यों और कैडर के अलावा
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी ऐसा करता पाया गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, अन्य तिब्बतियों को सरकार से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं और सब्सिडी भी बंद कर दी जाएंगी। तिब्बतियों को कोरा माला पहनने, यहां तक कि डिजिटल प्रार्थना व अन्य धार्मिक रस्में निभाने से भी रोक दिया गया है। इससे पहले अक्टूबर में चीन ने गोलोक प्रांत में भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से दुनिया भर में दहशत फैल गई है। कई देशों ने बाहरी नागरिकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया तो कई तैयारी में है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपनी 5 स्तरीय लॉकडाउन में सबसे कम स्तर के लॉकडाउन की घोषणा की है। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने 20 से अधिक देशों से दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसियों से यात्रा प्रतिबंध लगाने और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबंध को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इस समय यह व्यापार 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो गया है। दोनों पड़ोसी देश वृहद आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सीईपीए को आगे बढ़ाने की दिशा में भी अग्रसर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती लाने के लिए 5 क्षेत्रों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, संपर्क, उद्यमिता और स्वास्थ्य और पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पूर्वी भारत के बीच निवेश की संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी संपर्क बढ़ाना जरूरी है। प्रसव पीड़ा के दौरान साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंची न्यूजीलैंड की सांसद और दिया बच्ची को जन्म। न्यूजीलैंड की सांसद जूलियानी जेंटर ने रविवार को ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जूलियानी जेंटर गर्भवती थी और रविवार को अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ऐसे में वह अपनी साइकिल से अस्पताल पहुंची और करीब 1 घंटे बाद एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी घटना के बारे में बताया। राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। और आज की बड़ी गतिविधियों पर नजर डालें तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बात करेंगे। साथ ही आज राज्यसभा में नए सदस्य शपथ लेंगे। इसके अलावा दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए जो बिल शामिल हैं उनमें बांध सुरक्षा विधेयक 2019 सूचीबद्ध किया गया है। वहीं लोकसभा में कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पुनर्स्थापित किया जाएगा। विचार और पारित करने के लिए जो विधेयक शामिल हैं उनमें कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, साथ ही सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और पटल पर रखे पत्र संबंधित समिति की बैठक भी आज होगी। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप 9:30 बजे देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत। सुबह 10 बजे देखिए संसद में आज, और सुबह ठीक 11 बजे से आप संसद टीवी पर देख सकते हैं संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। रात 8 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 9 बजे देखिए द डिफेंडर्स। रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे आप संसद टीवी पर देखिए दिन भर की सदन की कार्यवाही से जुड़ा हुआ बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स। 10:30 बजे आप देखिए दिन भर की कार्यवाही पर, संसद की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन हिंदी में सदन दिन भर। और रात 11 बजे आप प्रश्नकाल देख सकते हैं, क्वेश्चन आवर संसद टीवी पर।
और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रीति, क्योंकि आज संसद का शीतकालीन सत्र भी है और तमाम सारी बड़ी खबरें भी आज महत्वपूर्ण रही। और ब्रेक के बाद हम बात इतिहास की करेंगे। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, राष्ट्र संख्या 1 सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब जान लेते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में। और इतिहास के पन्नों में आज क्या है खास, ये हम देखेंगे। मनुष्य अपनी वर्तमान प्रगति के सपनों की दास्तां इतिहास को जानकर, समझकर, उससे प्रेरणा लेकर, उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 29 नवंबर वर्ष 1869 में अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ। उन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। ठक्कर बापा भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वे भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे। वर्ष 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। वर्ष 1932 में वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव बनाए गए। उनके ही प्रयास से वर्ष 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की गई। 29 नवंबर वर्ष 2008 को मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का ऑपरेशन समाप्त हुआ। 26 नवंबर से लगातार 60 घंटे चले इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हुए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी थे। समुद्री रास्ते द्वारा पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर कायराना हमला हुआ। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफलों से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोले के साथ मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में NSG के कमांडो और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया। मुख्य आतंकी अजमल कसाब को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। हालांकि पाकिस्तान पहले इस बात से इनकार करता रहा, बाद में उसने स्वीकार किया कि कसाब पाकिस्तान का नागरिक है। आतंकी कसाब पर चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देते हुए 2012 में उसे फांसी की सजा दी गई। पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा इस कायराने हमले की पूरी दुनिया ने भरसक निंदा की। तो हमने जाना आज के दिन से जुड़ा इतिहास, और अब बात करेंगे करियर मंत्रा की। और इसमें हम करियर काउंसलिंग और गाइडेंस को लेकर छात्रों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और पराक्रम, आपको याद होगा कि हमने अपने दर्शकों को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानकारी दी जी थी। बिल्कुल। और आज हम अपने दर्शकों को माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करियर का स्कोप क्या है ये बताएंगे। दरअसल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो किसी भी बीमारी और इसके इलाज का पता लगाने का काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए कोविड महामारी में कोरोना की जांच, उसकी दवा, इलाज का तरीका, ये सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं। नई ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स तैयार करने में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हमारे करियर एक्सपर्ट से जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में करियर का क्या स्कोप है। जो भी विद्यार्थी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या किसी भी बायोलॉजिकल साइंस में आज की डेट में रुचि रखते हैं, वो अपना कैरियर बखूबी इन कोर्सेज के कंप्लीट करने के बाद बना सकते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेस
या बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करके एमएससी कंप्लीट कर सकता है इन्हीं कोर्सेज़ में। और उसके बाद आज की डेट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम 3 तरीके से माइक्रोबायोलॉजी के विद्यार्थी काम करते हैं। जैसे कि डायग्नोस्टिक्स में आज की डेट में आप देख रहे होंगे कोविड की डायग्नोस्टिक्स में इतना काम हुआ है, तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, वही R&D कर रहे हैं, वही डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह की डायग्नोस्टिक्स तैयार होनी चाहिए। इसी तरीके से एवरी डे हमारे नई डिसीज़ आती हैं, माइक्रोबियली कॉज डिसीज़, तो उनके लिए हमें ड्रग्स चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए। तो ये काम भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है कि कैसे वो नई ड्रग्स को डेवलप करें, कैसे जो है आइडेंटिफाई करें टारगेट्स को, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए वो नई एंटीबायोटिक्स तैयार कर पाएँ। फिर होता है तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसमें कंसर्न है प्रिवेंशन का। इसी तरीके से जो है जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, प्रिवेंशन है, तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स का एक दायित्व होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट में जो है वो बहुत वाइडर रेंज है, उनके पास अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर वो काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रिसर्च और इनोवेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्कोप मुझे लगता है माइक्रोबायोलॉजी में बढ़ेगा। बिल्कुल, और इसके रिसर्च और इनोवेशन खासकर R&D को लेकर बहुत ज़्यादा जोर सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है। और जाहिर तौर पर पराक्रम ये होता है कि आप एक स्ट्रीम मान लीजिए आपने साइंस चुना, बायोलॉजी चुनी, उसके अंदर भी कितना कुछ स्कोप है, ये उतना अच्छे से जो छात्र हैं वो समझ नहीं पाते। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं। इसमें मल्टीपल डिग्री कोर्सेज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना कोर्स चुन सकते हैं और एक कोर्स को करते हुए आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, उनकी भी डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। तो ये करियर मंत्रा के माध्यम से हमारी कोशिश आपको एक करियर गाइडेंस देने की, जो कि अलग अलग विषयों पर हम देते रहेंगे। और आज हम आपको आज के कलाकार की अब बात कर लेते हैं। प्रीति, आज के कलाकार में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जयपुर की एक कलाकार जोड़ी से। ये जोड़ी एक भाई बहन की जोड़ी है। भाई जहां राजस्थान लोक गायक हैं, तो वहीं उनकी छोटी बहन बजाती हैं राजस्थान के पारंपरिक वाद्य यंत्र खड़ताल और मोरचंग। बिल्कुल, और जिसके बारे में पराक्रम आपको बता रहे हैं, खड़ताल और मोरचंग। मोरचंग जो है वो अपने आप में एक खास वाद्य यंत्र होता है। इसे यहूदी वीणा भी कहा जाता है और इसे मुख्य रूप से संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के साथ संगत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जाते जाते आप लीजिए इस संगीत का आनंद, इनकी प्रस्तुति का आनंद, और मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।